क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्रीज है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्रीज है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कोई भवन है, ये कोई टावर है, केबल टावर। टावर ऊंचा होता है, ठीक हो गया। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उन्नयन कोण ऊपर की ओर देखा जाता है, जैसे मैं छत को देख रहा हूं, ये उन्नयन कोण है, ठीक है। तो क्षैतिज के साथ बनेगा, ठीक है ना। ये उन्नयन कोण 60 अंश यहां से इस टावर के शिखर का दिया जा रहा है, देखा जा रहा है, ठीक है। इसी बिंदु से इस टावर का जो पाद है, फुट है, इसका अवनमन कोण 45 डिग्रीज है। अवनमन कोण कैसे देखा जाता है? नीचे की ओर। यदि मैं फर्श को देखूंगा तो क्षैतिज से जो कोण नीचे की ओर बनेगा वो हो जाएगा अवनमन कोण, ये 45 डिग्रीज है, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ है कि ये जो भवन का शिखर है 7 मीटर ऊंचाई का है, तो हमें निकालना है कि इस टावर की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक हो गया। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ऊंचाई और दूरी। एक क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है यहां से आपके पास। तो 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग ए बी इज ए बिल्डिंग लेंथ height 7 meter. AB is a building height 7 meter. The angle of elevation of the top of the cable tower, this is cable tower, CD is a cable tower, ठीक हो गया, is 60 degrees. From the top of this house, from this point, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degrees. यहाँ से केबल टावर का टॉप देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज है। और इस पॉइंट से ये जो हमारे पास बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप से इसका फुट देखेंगे इस केबल टावर का, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, 45 डिग्रीज है। तो हमको ये तो हाइट दे रखी है इस हाउस की 7 मीटर, तो हाइट निकालना है इस केबल टावर की। तो यहाँ से मैंने एक ऑरिजेंटल रेखा खींच ली, ठीक है, एक क्षैतिज रेखा खींच दी। क्षैतिज से ही उन्नयन और अवनमन कोण बनते हैं, ठीक है। ऑरिजेंटल से ही एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा जाता है, इसलिए मैंने एक ऑरिजेंटल रेखा खींच दी, क्षैतिज रेखा खींच दी, ठीक हो गया। तो यहाँ से जो एंगल ऊपर की ओर देखा जाएगा वो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। यहाँ से जो नीचे की ओर कोण देखा जाएगा, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये अवनमन कोण है, ठीक है। तो चलिए मान लेता हूँ मैं, माना थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिख लेनी चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। माना ए बी एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, 7 मीटर ऊंचा भवन है, तथा CD एक केबल टावर है, केबल टावर है। भवन के शिखर D से टावर के शिखर C का उन्नयन कोण 60 डिग्रीज है, तथा इसी बिंदु B से टावर के
पाद डी का अवनमन कोण 45 डिग्रीज है। ये जो हाउस है यहाँ से इस टावर का जो फूट है, पाद है, उसका अवनमन कोण कितना है? 45 अंश है। तथा और एक चीज़ और मान लेता हूँ, तथा CE इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, ये C, ये डिस्टेंस जो है ये x मीटर, ये तो 7 हो जाएगी। जब ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी, पर इसको मैंने क्या मान दिया? x मान दिया। ठीक है, AB, let AB is a building, AB is a building of 7 meter high, 7 meter high, and CD is a cable tower. CB is a cable tower. From the top B of this building, from the top B of this building, from the top of this building, the angle of elevation, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees. From this point B, the angle of elevation of the top of the tower C is 60 degrees, and the angle of depression of the foot D is 45 डिग्रीज। और इस पॉइंट B से इस टावर का जो फूट है पॉइंट D, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्रीज है। ऑरिजेंटल से ही एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा जाता है। और मैं एक चीज़ और मान लेता हूँ कि लेट दिस CE इज इक्वल टू x मीटर, CE इज इक्वल टू x मीटर। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो फिगर के भी मार्क्स हैं। एग्जैक्ट फिगर आपको बनाना चाहिए। एग्जैक्ट मेरा मतलब कि जो क्वेश्चन कह रहा है उस रूप में, तो एग्जामिनर भी जब देखेंगे वो यस फिगर स्टूडेंट ने सही बनाया है। ठीक है, तो समझ जाएंगे कि आगे इसने काम ठीक कर रखा होगा। अब चलिए, मुझे हाइट निकालनी है इस केबल टावर की। ये जो केबल टावर है इसकी ऊंचाई निकालनी, मतलब मुझे CD चाहिए। तो ED तो मालूम है 7 मीटर, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 है, ये मैंने x माना हुआ है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी तो पूरा मेरा टावर की हाइट भी निकल जाएगी। ठीक हो गया, तो चलिए आगे। अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ 2। ठीक है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। आप देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल, अभी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। किसमें? BEC में। राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल BEC, समकोण त्रिभुज BEC में ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ tan 60 डिग्रीज, tan 60 अंश। इस 60 अंश के कोण के लिए ये लंब है और ये आधार है। इस 60 डिग्रीज के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है।
एंगल के सामने की जो साइड होती है परपेंडिकुलर होती है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ये आधार बन जाएगी, तो कर्ण होता है। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है, 90 डिग्रीज के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, कर्ण बन जाता है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण है। ठीक है, तो कोण के सामने की भुजा लंब, तो यदि मैं 1060 लिखूंगा तो लंब बटे आधार। ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका सी है, सी ई बाई बी ई, सी ई बाई बी ई, और सी हमने क्या माना हुआ है, सी ई माना हुआ है एक्स, एक्स बाई बी ई। ठीक हो गया। और 1060 की वैल्यू आप जानते हैं, 1060 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसको मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू एक्स ओवर बी ई। तो इसको यहाँ ले लेते हैं, इसको यहाँ ले लेते हैं, तो बी ई इज इक्वल टू एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक हो गया। या चलिए इसको ऐसे अभी रहने देता हूँ, क्योंकि ये क्या था, ये तो पॉइंट ए है ना। चलिए एक इक्वेशन इसको ही चलो मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, चलिए। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, ये बी ई डी में एक समकोण त्रिभुज ये भी तो बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है ये। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, बी ई डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ई डी, समकोण त्रिभुज बी ई डी में, बी ई डी में इस 45 डिग्रीज के लिए देखिए, इस 45 डिग्रीज के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और कर्ण तो ये है ही है। इस 45 डिग्रीज के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और इस 90 डिग्री के सामने की साइड ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो 10 वाला लगा देता हूँ, tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 10 45 बराबर लंब, लंब 7 है, लंब बटे आधार है बी ई, आधार क्या है हमारे पास, बी ई। ठीक हो गया। अब 10 45 कितना होता है, 10 45 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 7 बाई बी ई। तो यदि मैं बी का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास हो जाएगा बी ई इज इक्वल टू 7। मेरे पास बी ई 7 निकल गया, इस बी के वैल्यू को मैं यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है ना। बी ई इज इक्वल टू 7 समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी ई इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1, तो b हमारा 7 है, तो 7 इज इक्वल टू एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो जो ये x है ये हो गया 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो निकालना हमने क्या है, हमने निकालना है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, ये हाइट ऑफ टावर है, टावर की ऊंचाई ये। अब इसके दो पार्ट हैं, इस सी डी के दो हिस्से हो गए, सी ई प्लस ई डी। ठीक है, ए बी 7 सेंटीमीटर था, इसलिए ई डी भी 7 हो गया, और इसकी वैल्यू भी निकली हुई है, तो सी हमारे पास कितना है, सी ई ये x है, और x की वैल्यू निकली हुई है 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक हो गया, x इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये c की वैल्यू निकली हुई है, प्लस ई डी में हमारे पास कितना है, 7 हो गया। अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, टावर की ऊंचाई हमारे पास आ गई, हाइट ऑफ टावर,
हाइट ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई। इस ढंग से लास्ट में आंसर लिख लेना चाहिए। ठीक ठीक, तो ये आ गया मेरे पास 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 7, 7 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 कॉमन आ गया तो यहाँ पर बच गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस यहाँ पर बच गया 1 मीटर। तो जो टावर है CD उसकी हाइट हो जाएगी 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। ठीक हो गया, बस इस रूप में क्वेश्चन करना है। चलिए इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 इंटरनल चॉइस है, या तो इससे पहले वाले करना था या ये वाला करना है, जो आपको सरल लगे उसको आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, तो चॉइसेस दी रहती हैं आपके लिए, कुछ जो है या तो ये क्वेश्चन करो या ये करो। तो यहाँ लिखा हुआ अथवा, या तो उससे पहले जो मैंने सॉल्व किया वो करना था या ये वाला करना है। ठीक है ना, ये भी 5 मार्क्स का है, इससे पहले वाला 5 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। मार्क्स बराबर होंगे, जहाँ अथवा वाले होंगे तो जो आपको सरल लगे वो आप करेंगे। ठीक है, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी ऊंचाई और दूरी का ही है। देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। एक 80 मीटर चौड़ी कोई सड़क है, इसके दोनों किनारों पर 2 बराबर ऊंचाई के खंभे लगे हुए हैं। ये सड़क है, सड़क का एक किनारा, माने ये चौड़ी सड़क है, ये सड़क है। ठीक है ना, तो एक तरफ ये पोल खड़ा है, एक तरफ भी खंभा खड़ा है, एक तरफ भी खंभा खड़ा है। ठीक है, तो 2 खंभे हैं, एक खंभा AB है, दूसरा खंभा CD है, और दिया हुआ है कि इन खंभों की ऊंचाई समान है, और एक खंभे सड़क के दोनों ओर, चौड़ी सड़क है ये। ठीक है, तो एक किनारे पे ये पोल खड़ा है और दूसरे किनारे पे ये पोल खड़ा है। ठीक है, पर एक पोल की हाइट क्या है, सेम है, इनकी ऊंचाई क्या है, समान है। तो मैं मान लेता हूं कि इनकी हाइट क्या h है, h मीटर। ये हाइट है इनकी, कितनी है, h मीटर। तो ये भी आपका h मीटर हो गया। ठीक है, और ये रोड की चौड़ाई है, ये सड़क की चौड़ाई 80 मीटर। अब ध्यान दीजिए इसके आगे क्या है, इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्रीज और 30 डिग्रीज है। ये जो खंभे है ना, बीच में सड़क है, तो सड़क के एक बिंदु से, किसी बिंदु से, सड़क के किसी बिंदु से इस वाले खंभे का उन्नयन कोण 60 अंश है और इस वाले खंभे का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो स्वाभाविक है कि ये सी सड़क है, इधर वाला उन्नयन कोण 60 अंश है, इधर वाला उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ये जो बिंदु होगा इस किनारे की तरफ ज़्यादा दूर होगा। जितना जितना बिंदु इधर खिसकता जाएगा ये उन्नयन कोण बढ़ता जाएगा। तो 60 ज़्यादा है, 30 कम है, इसलिए पॉइंट जो है बीच का जो बिंदु है ये ए के ज़्यादा नज़दीक रहेगा। ठीक है, मैंने कहा ये एक बिंदु है जहाँ से इन खंभों के शिखर को देखा गया। तो इस वाले खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इस वाले खंभे का उन्नयन कोण 30 अंश है। माना बिंदु आपका ई है और सड़क की चौड़ाई हमको दे रखी है 80 मीटर। ठीक हो गया। अब क्या करना है, खंभों की ऊंचाई, ये खंभे कितनी कितनी ऊंचाई के हैं, हमने कहा h ऊंचाई के, एक तो ही निकालना है, और खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इस खंभे से इस बिंदु की दूरी और इस खंभे से इस बिंदु की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, माना ये दूरी इस बिंदु की इस खंभे से दूरी माना x है ये, और इस बिंदु की दूरी इस वाले से कितना हो जाएगा, पूरा 80 है, पूरा 80 है, ये मैंने x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 80 - x हो गया। ठीक हो गया।
तो मुझे x भी निकालना है, 80 माइनस एक्स भी निकालना है, h भी निकालना है। अब थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ये रोड है 80 मीटर वाइड। इस रोड के एक तरफ वन साइड एक पोल खड़ा है, दूसरी तरफ एक पोल खड़ा है। ये दोनों पोल जो हैं इनके हाइट सेम है। यदि मैं इसको h मीटर मान लूँ, इसको h मीटर मान लूँ, ठीक हो गया। तो एक तो ये निकालना, हमको हाइट निकालना है। ओके, और ये रोड जो है जहाँ ये पोल खड़े हैं ना, रोड के एक साइड पर ये वाला पोल है, रोड के दूसरे साइड में ये वाला पोल है। इन पोल के बीच की डिस्टेंस 80 मीटर है। या आप कह सकते हैं सड़क की चौड़ाई कितनी है, रोड की जो विड्थ है वो 80 मीटर है। ठीक है, ओके। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली। इन पोल्स के बीच में कोई एक पॉइंट ले लिया, या सड़क पर कोई बिंदु ले लिया, रोड है ना, इस पर कोई पॉइंट ई लिया, यहाँ से इस पोल का टॉप देखा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज है। और इस पॉइंट से, जो रोड पे है ना पॉइंट, इस पॉइंट से इस वाले पोल का टॉप देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज है। तो स्वाभाविक है, ऑब्वियसली ये जो ई पॉइंट होगा ए के ज़्यादा नज़दीक होगा, क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। तो हमको इस ई पॉइंट की डिस्टेंस भी चाहिए। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट चाहिए, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, इस पॉइंट ई की डिस्टेंस जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया है, इस पोल से इसकी दूरी और इस पोल से इसकी दूरी भी निकालनी है। ठीक हो गया। तो चलो अब मुझे थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना चाहिए। माना ए सी बराबर 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, चौड़ी एक सड़क है जिसके दोनों किनारों पर, जिसके दोनों किनारों पर समान ऊंचाई H के दो खंबे ए बी और सी डी लगे हैं। ए बी और सी डी लगे हैं। सड़क के एक बिंदु ई से, सड़क के एक बिंदु ई से ए बी खंबे ए बी के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश तथा खंबे सी डी के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तथा एक चीज़ और मान रहा हूँ, तथा ए ई इज इक्वल टू एक्स व सी ई इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो पूरी मैंने कहानी लिख दी है। अब इसी बात को मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ। लेट AC is a road, AC
इज इक्वल टू 80 मीटर वाइड इज ए रोड, ठीक है, एंड two poles of equal height, two poles of equal height h, two poles of equal height h, two poles of equal height h, AB and CD is standing, AB and CD is standing opposite of each other, ठीक है, रोड के एक कोने पे ये है, एक कोने पे ये है, ठीक हो गया। फिर मैं क्या कह रहा हूं, ए पॉइंट E is on the road from the angle of elevation, the angle of elevation, अब इसको मैं मिटा लेता हूं, ये तो आपने देख लिया है। The angle of elevation of the top, the angle of elevation of the top B is 60 degrees and the angle of elevation of the top D, इस वाले टावर ये हैं, पोल, इस वाले पोल का जो वो है टॉप है, इस वाले पोल का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप डी ऑफ पोल सी डी इज 30 डिग्रीज फ्रॉम द पॉइंट, ओके, ये तो मैंने लिख दिया, ओके। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, क्या मान रहा हूं, लेट ए इज इक्वल टू एक्स, ये डिस्टेंस इस पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस, जो रोड में एक पॉइंट था ना, ये इस पोल से उसके डिस्टेंस x और दूसरे पोल से 80 माइनस एक्स, लेट ए इज इक्वल टू x एंड CE इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स मीटर, ठीक हो गया। तो इतना लैंग्वेज अवश्य लिख देनी चाहिए, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो फिगर आपका एक्यूरेट होना चाहिए, फिगर यदि आपने सही बना लिया तो फिर आप लैंग्वेज भी ठीक ठीक लिख पाएंगे, ठीक है। अब चलिए, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को, आप देखिए ध्यान से, यहाँ से लेकर के यहाँ तो 80 मीटर है, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल 60 डिग्रीज है। इन राइट एंगल ट्रायंगल BAE, समकोण त्रिभुज BAE में इन राइट एंगल ट्रायंगल BAE 1060, इस वाले एंगल को लेते हैं, 1060 इस 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ए बेस, तो 1060 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये मैंने हाइट h माना हुआ है, तो h बाई AE, परपेंडिकुलर ये है तो ये तो h है, बेस क्या है, x है, तो h बाई x हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 1060 डिग्रीज की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू h बाई x, दिस इंप्लाइज दैट h
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x, इक्वेशन नंबर 1। h इज इक्वल टू ये हो गया, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, इस समकोण त्रिभुज में देखिए, ये एंगल आपका 90 डिग्रीज है। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे एंगल 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज DCE में इन राइट एंगल ट्रायंगल DCE tan 30 डिग्रीज, इस 30 डिग्रीज के लिए नहीं, ये है 30 डिग्री, ये ठीक है, इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा। tan 30 इज इक्वल टू लंब बटे आधार, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan 30 इज इक्वल टू, ये तो हाइट h है, h बाई ये, तो ये है 80 माइनस एक्स, पूरा 80 है, इतना x है, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक हो गया। और tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू h ओवर 80 माइनस एक्स। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी यहाँ हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3h, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, डियर स्टूडेंट। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ना तो h का मालूम ना x का मालूम, दो अननोन हो गए, दो अज्ञात चीज़ हो गई, दो वेरिएबल हो गए, दो चर राशियाँ हो गई, इनके बारे में जानकारी नहीं है, ना h के बारे में मालूम ना x के बारे में मालूम। इसलिए h और x में दो इक्वेशन बनानी होंगी। तो एक इक्वेशन तो ये बनी हुई है h और x में, और एक इक्वेशन ये बनी हुई है h और x में। ठीक हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इक्वेशन 1 से h की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दूंगा, समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एच, और h की वैल्यू कहाँ से रख दूंगा, ये है h, स्क्वायर रूट ऑफ 3x। ठीक हो गया। अब 80 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना होता है 3, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, 3 हो जाएगा 3x। अब देखो आगे मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ इसको, देखिए। ओके, इक्वेशन मिट गई मेरी। मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी आगे। एक इक्वेशन मेरे पास क्या थी, इक्वेशन तो यहाँ लिखनी होंगी, तब ज़रूरत पड़ेगी ना आगे। अब देखो इक्वेशन मेरे पास थी, एक तो ये वाली थी tan 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू h बाई एक्स था ना, तो मैंने लिख दिया था h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x, ये था इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी मेरे पास क्या बनी थी कि 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3h, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। इनको तो आवश्यक रूप से रखना होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दिया, तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एच की जगह ये, और इससे इसकी मल्टीप्लाई 3x हो गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ ले लूँगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x, तो 80 इज इक्वल टू हो गया कितना 4x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 80/4। ठीक है, 4 20 तो x इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब मेरे पास x की वैल्यू निकल गई,
तो मेरे पास h की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिए, अब इसी से मेरा काम हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू रख लेते हैं 20, तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 20, तो h इज इक्वल टू 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है। अब एक तो मेरे पास हाइट निकल गई, जो मैं निकालना चाह रहा था, जो मुझे पूछा गया था, यहाँ पूछा गया था खंभों की ऊंचाई, हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल h था, वो तो निकल गया। ठीक है। खंभों की ऊंचाई क्या मानी हुई थी हमने, h, तो ये निकले 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो लिख देता हूं खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई, हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट ऑफ पोल्स, पोल्स की हाइट हो गई 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। ये भी 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये भी 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ठीक है। खंभों से सड़क के बीच स्थित बिंदु की दूरी, बीच स्थित बिंदु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट which is at the road, ये है ना, आप देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, सब ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पोल भी चाहिए। ये जो सड़क पर बिंदु है ना, रोड पे जो बिंदु है, इसकी डिस्टेंस पोल से भी चाहिए, इस पोल से भी चाहिए, इस पोल से भी चाहिए। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस इस पोल से क्या है, x है। खंभों से सड़क के बीच स्थित बिंदु की दूरी, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पोल, एक डिस्टेंस हो x इज इक्वल टू 20 मीटर हो जाएगा, और एंड दूसरी डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, यहां से 20 मीटर दूर है, और यहां से कितना हो जाएगा 80 माइनस 20। ठीक है ना, पूरा 80 है, तो एक पॉइंट की डिस्टेंस एक पोल से आ जाएगी कितनी, 20। ये तो 20 आ गया, तो बाकी कितना बचा, 60 बच गया, 20 मीटर, और 80 माइनस, आप देख लीजिए 80 माइनस 20, तो ये निकल गया 60 मीटर। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पोल और इस पोल से इस पॉइंट की दूरी 20 मीटर, यहाँ से 20 और यहाँ से 60 है, और हाइट ऑफ द पोल, खंबे की ऊंचाई आपकी कितनी निकल गई, 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। एक वृत्त के परिगत, ये वृत्त है और परिगत मतलब बाहर, ये परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज है, 4 भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। एक वृत्त के परिगत, परिगत मतलब बाहर से एक चतुर्भुज खींचा गया है, देखो ये, तो सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये प्रूफ करना है। ठीक हो गया। A quadrilateral ABCD, quadrilateral ABCD is drawn to the circumscribe of a circle. एक quadrilateral ड्रॉ किया गया है, इसके circumscribe परिगत बाहर से, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब चलो सॉल्यूशन करते हैं, बड़ा ध्यान से आप देखिए। इस पॉइंट ए से इस सर्किल पर 2 टेंजेंट है, इस पॉइंट ए से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ए पी और ए एस। ए पी एंड ए एस आर 2 टेंजेंट
टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए टू दिस सर्किल। ठीक है, इस सर्किल पर बाय बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं AP और AS खींची गई हैं। ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू टेंजेंट्स AP एंड AS आर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट A टू द सर्किल। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, बिंदु A से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AP और AS खींची गई हैं। ठीक हो गया। टू टेंजेंट्स AP and AS are drawn to the circle। ठीक है, और आप जानते हैं कि किसी सर्किल पर किसी बाह्य बिंदु से जब दो स्पर्श रेखाएं आती हैं तो उन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है AP और AS, इनकी लंबाई आपस में सेम होंगी। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वी हैव ड्रॉन टू टेंजेंट AP एंड AS टू दिस सर्किल, सो द लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू AS। ये तो आप जानते हैं। तो एक बात मेरे पास ये आ गई, AP इज इक्वल टू AS। ठीक है, अब मैं सिमिलरली कर लेता हूं, क्वेश्चन को ज़्यादा विस्तार नहीं देता हूं। आप तो लैंग्वेज लिखिए। पॉइंट B से फिर दो टेंजेंट खींची गई हैं BP और BQ। ठीक है, बिंदु B से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं BQ और BP, तो इनकी लंबाई भी आपस में सेम होंगी। ठीक है, टू टेंजेंट्स BQ and BP are drawn from the point B to the circle, so BQ is equal to BP। ठीक है ना। पुनः या मैं लिख देता हूं सिमिलरली, इसी प्रकार से मैं क्या लिख सकता हूं, BP इज इक्वल टू BQ। इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। आप एक लाइन लिख लीजिए, बाह्य बिंदु B से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं BQ और BP खींची गई हैं, इसलिए BP इज इक्वल टू BQ। फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट B टू टेंजेंट्स BQ एंड BP आर ड्रॉन टू द सर्किल, सो BQ इज इक्वल टू BP। ठीक है, फिर इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से भी दो टेंजेंट खींची गई हैं, इस बाह्य बिंदु से भी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, इसलिए CQ इज इक्वल टू CR होना है। फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट C टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन। ठीक है, दो टेंजेंट खींची गई हैं CQ और CR, इसलिए CQ इज इक्वल टू CR। सिमिलरली एक तो मैंने AP लिख दिया, दूसरा मैंने BP लिख दिया। ठीक है, ओके। तीसरा मैं C वाला लिख रहा हूं, CQ इज इक्वल टू CR। इक्वेशन नंबर थर्ड। और इस पॉइंट D से भी दो टेंजेंट हैं, एक DR है एक DS है। इस बिंदु D से दो स्पर्श रेखाएं हैं DR और DS, ये भी दोनों आपस में सेम लंबाई की होंगी। पुनः DR इज इक्वल टू, देखिए डियर स्टूडेंट,
यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर को, इसको पहले और इसको बाद में, ऐसा भी लिख सकता हूँ कि सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। ठीक हो गया, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब डी आर देखो, डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये इक्वेशन नंबर 4। इन 4 इक्वेशंस को प्लस कर देते हैं, इसको 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 इसको, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा, राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, समीकरण 1 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर का मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा और राइट हैंड साइड से जुड़ेगा। इन सारी इक्वेशंस को प्लस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा, राइट हैंड साइड से जुड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ए पी, इसमें लेफ्ट हैंड साइड है प्लस बी पी, इसमें लेफ्ट हैंड साइड है सी आर, यह है डी आर। ठीक है, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस राइट हैंड साइड प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अब देखो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी क्या हुआ, पूरा ए बी हो जाएगा। ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू ए बी, तो ये तो हो गया ए बी, प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, तो ये पूरा हो जाएगा सी डी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस। इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, एक लाइन और लिख लेता हूँ, ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, इसको और इसको एक साथ लिख लेता हूँ, इसको एक साथ लिख लेता हूँ, तो मेरे पास और क्या आ रहा है, मेरे पास ये आ गया यहाँ पर, यहाँ मैं इसको लिख लेता हूँ, आइए देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बन गया है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, यहाँ देखो ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या हुआ, ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू मतलब बी सी, इसको लिख देते हैं बी सी। ठीक है, तो ये तो लाना था, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, हो गया प्रूव्ड, सत्यापित हो गया। तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण 90 अंश, ये वाला कोण इसका 90 अंश है, 90 डिग्रीज। ठीक हो गया, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण दे रखे 13 सेंटीमीटर, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, ए बी भी चाहिए और ए सी भी चाहिए, आधार भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। पर एक कंडीशन दे रखी है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो यदि मैं आधार x मान लूं तो x से 7 सेंटीमीटर कम, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो आधार यदि मैं x मान लूं तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, x से 7 माइनस कर लेंगे
तो x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड जो है बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो यदि मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस x मान लूँ तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, बेस में से 7 माइनस कर लीजिए x माइनस 7। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, इसका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द अदर टू साइड्स, इस साइड और इस साइड को निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं, इस बात को आप जानते हैं कि 90 डिग्रीज के सामने की जो साइड है ट्राइंगल का उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, कर्ण बोलते हैं 90 अंश के कोण के सामने की भुजा को। ठीक है, माना समकोण त्रिभुज BAC का आधार x सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार जब x है तो x से 7 सेंटीमीटर कम, ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेट द बेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल, बेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल, यहाँ पर समकोण त्रिभुज भी लिख देंगे, बेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल BAC इज x सेंटीमीटर and height is x minus 7 सेंटीमीटर। बेस x सेंटीमीटर है तो हाइट x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो समकोण त्रिभुज BAC में, ठीक है, इन राइट ट्राइंगल BAC पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। राइट ट्राइंगल है BAC, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो BC स्क्वायर क्या होता है, BC स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग लंब का वर्ग, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB, इसको हमने x माना हुआ है तो x स्क्वायर प्लस AC कितना हो जाएगा, x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर है 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ठीक है, इसको भी राइट हैंड साइड में ले लीजिए, इसको भी यहाँ ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इस प्लस 169 को यहाँ ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में माइनस से गया तो माइनस से साइन आएगा। ठीक है, माइनस 169 में 49 माइनस कर रहा हूँ 0, तो ये हो जाएगा 120।
इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो इसको लिख दूंगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड किया एक्स स्क्वायर, 2 से डिवाइड किया 7x, 2 से डिवाइड किया 60। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, नहीं बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। आइए द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। जो भी जिस भी तरीके से चाहिए कर लीजिए। आपको तो x की वैल्यू चाहिए, तो अब आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देखो ट्रायनोमियल त्रिपदीय, इसकी गुणा यहाँ माइनस 60x स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर के दो ऐसे पार्ट कर लेंगे कि उनको जोड़ या घटाने पर माइनस 7x आ जाए। तो क्या हो जाएगा, एक तो 10 छके 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 12 5 जा। इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7x 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। माइनस 12x प्लस 5x, माइनस 12x में 5x गया तो माइनस 7x, ठीक हो गया। और इसमें अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 और 5 का मल्टीप्लाई माइनस 60, तो माइनस 60x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, दोनों में x कॉमन ले लेता हूँ, तो x माइनस 12 प्लस 60 को लिख सकता हूँ 12 5 जा 60, 12 पंजे 60, तो 5 कॉमन आ जाएगा। तो x माइनस 60 को क्या लिख रहा हूँ 12 इंटू 5, तो 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया 12। तो या इन दोनों में कॉमन हो गया x माइनस 12 और क्या बच गया x प्लस 5, ये तो कॉमन आ गया ना, ये बच गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यदि अब ये दो चीज़ों का मल्टीप्लाई 0 है, इन दो का गुणा 0 है, तो या तो ये 0 है या ये 0 है। यदि ये 0 है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये प्लस 5 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 5, जो कि संभव नहीं है या अग्राह्य है। दिस इज नॉट एडमिसेबल। क्यों है ये नॉन एडमिसेबल? ये एडमिसेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती। आधार भुजा है तो भुजा की लंबाई तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए इस वैल्यू को नहीं लेंगे। तो इसका मतलब इसको 0 करिए, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब माइनस 12 वहाँ जाएगा, प्लस हो जाएगा x इज इक्वल टू 12। तो आधार निकल गया। ठीक है, तो आधार कितना हो गया, आधार हो गया 12। ठीक है, 12 सेंटीमीटर बेस हो गया। और ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई कितना हो जाएगा x माइनस 7, तो x 12 है, तो 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। तो क्या पूछा हुआ है, अन्य दो भुजाएं, तो या लिख देते हैं अन्य दो भुजाओं की लंबाई, अन्य दो भुजाओं की लंबाई, ठीक है ना, लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स की लेंथ क्या आ जाएगी, एक 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर और एंड 5 सेंटीमीटर। एक साइड 12 सेंटीमीटर है और एक साइड क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। ये 12 और एक कितना हो गया 5। ठीक है, चलिए इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में इंटरनल चॉइस है, या तो इससे पहले वाला करना था या ये करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो सरल है वो करना चाहिए।
द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। 3x² माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है। क्यों है द्विघात? कि जो चर है ना x, इसकी घात 2 है, इसलिए इसका नाम द्विघात समीकरण है। तो इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। चर में 2 घात है तो मूल भी 2 होंगे, उनकी प्रकृति बतानी है। ठीक, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो वो भी निकालने हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है क्वाड्रेटिक? जो वेरिएबल है ना x, इसमें 2 पावर है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसमें इसके कितने रूट होंगे? 2, क्योंकि जो वेरिएबल है ना उसकी पावर 2 है तो रूट भी 2 होंगे। इनका नेचर निकालना है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, यदि रियल रूट हैं इसके तो फाइंड देम, उनको भी निकालिए। ठीक है, तो हमारे पास द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं, उसका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, इसको तो एक मान लेता हूँ। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, मानक रूप जो है द्विघात समीकरण का, वो ये होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण लिखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या लिखना चाहिए आपको? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और साथ में कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यदि a 0 हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक कहाँ रहे, तो 0 हो जाएगा। तो ये लिखना है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इन दोनों की कंपैरिजन करिए। तुलना करने पर, तुलना करने पर, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग, किसकी कंपेयरिंग? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। तो तुलना कर लेते हैं। x² का गुणांक a है, x² का कोएफिशिएंट ये है, x² का कोएफिशिएंट 3 है, 3 है, x² का गुणांक 3 है, इसका मतलब a इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक, x का कोएफिशिएंट -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, x का गुणांक -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, यहाँ पर x का गुणांक b है, तो b इज इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तीसरी चीज़ देखिए, कांस्टेंट 4 है, कांस्टेंट c है, तो c इज इक्वल टू 4। यहाँ तक क्लियर है? अब 3 चीज़ आपने जाननी है। देखिए, क्या आपसे पूछा जा रहा है? मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। तो देखिए, इफ, यदि b² माइनस 4ac 0 हो गया, b² माइनस 4ac 0 हो गया, ठीक है ना, b² माइनस 4ac 0 हो गया, तो आप लिखेंगे 2 बराबर वास्तविक मूल, 2 बराबर वास्तविक मूल, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, यदि b² माइनस 4ac 0 हो गया, आप जानते हैं, इस बात को आप जानते हैं कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। ये
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन इससे देते हैं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसको बोलते हैं विव्यक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, यदि ये 0 है तो x के 2 बराबर मान होंगे, x के 2 बराबर मान होंगे और वो वास्तविक होंगे। ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे। रियल नंबर आपने पढ़ा है, वास्तविक संख्याएं परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकती हैं, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। एक बात। दूसरी चीज कि यदि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो गया, मतलब वो धनात्मक आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तब क्या होता है, 2 वास्तविक मूल या 2 वास्तविक हल, 2 रियल रूट्स, ये ध्यान रखिए, 2 रियल रूट्स। ठीक है, और तीसरी बात क्या होती है, आप देखिए, तीसरा यहां लिख देता हूं। तीसरी कंडीशन है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होगी। लेस देन 0 मतलब 0 से छोटी, मतलब नेगेटिव में। यदि ये नेगेटिव में आ गया तो क्या होंगे, वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, वास्तविक मूल नहीं निकलेंगे, 2 वास्तविक मूल नहीं निकलेंगे, जो वास्तविक मूल निकलेंगे, जो वास्तविक मूल ही नहीं निकलेंगे। ठीक है, वास्तविक मूल नहीं निकलेंगे। ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो गई तो हम लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो यही तो है मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। आपसे कहा जा रहा है ना, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए, मूलों की प्रकृति जानने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालिए। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया तो 2 बराबर मूल होते हैं, और वो कैसे होते हैं, वास्तविक, 2 इक्वल रियल रूट्स। ऐसी स्थिति में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो गया, मतलब पॉजिटिव हो गया, वो धनात्मक है, तो 2 वास्तविक मूल होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे, बराबर नहीं होंगे वो। जैसे इसमें तो वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे, इसमें केवल वास्तविक होंगे, रियल रूट्स होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से लेस हो गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान नेगेटिव आ गया, तो कोई वास्तविक मूल नहीं, नो रियल रूट्स। क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। तो आप 11th में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वो अलग चीज़ है, आपके सिलेबस में वो नहीं है। आपको तो रूट्स क्या देखने हैं, रियल रूट्स, वास्तविक मूल। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है मूलों की प्रकृति। तो यहाँ पर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल के देखता हूँ, विव्यक्तिकर का। बी क्या है, -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, ये सब मैंने लिखा हुआ है, -4 इंटू a मतलब 3 इंटू c मतलब 4। ठीक हो गया। ठीक है, अब यहाँ मैं चलिए इसके लिए जगह बनाता हूँ। यहाँ देखिए आप, यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। आगे देखिए आप, तो ये कितना हुआ डियर स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर, मतलब मेरे पास हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो गई, -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस, इसको देखो 4 4 जा 16, 3 जा 48, ये 48 हो गया। अब इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16, 4 इंटू 4 16,
और स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मल्टीप्लाई 3, तो 16 इंटू 3 कितना हो गया 48, ये भी 48 हो गया। ठीक हो गया। तो मेरे पास क्या आया, ये भी 48 है और ये भी 48 है, ये 0 हो गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होने से मेरे पास क्या आ गया, आपसे पूछा जा रहा मूलों की प्रकृति, तो आप लिखेंगे 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, ये हो गया मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, मूल। अभी 3 बातें मैंने आपको बता दी, बी स्क्वायर माइनस 4 से आपका 0 हो गया, तो 2 बराबर वास्तविक मूल हो गए। यह है मूलों की प्रकृति। अब उन मूलों का मान भी निकालना है, उन रूट्स की वैल्यू भी निकालनी। मूलों की प्रकृति तो मुझे मालूम चल गई ना, मूल कैसे हैं, बराबर हैं, वास्तविक हैं, रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, ये 0 हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई, तो ये तो 0 हो गया। तो तब x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, तो माइनस b/2a प्लस माइनस 0, इसकी वैल्यू 0 हो गई ना, नहीं समझ रहे आप। देखो फिर से लिख लेता हूं, क्लियर रहें आप, इसमें एकदम क्लियर रहें। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां देखिए आप, इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो x कितना होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0/2a, ये 0 निकल गया ना, तो माइनस बी प्लस माइनस 0/2a। ठीक है, तो मूल क्या क्या हो जाएंगे, मूल क्या क्या हो जाएंगे, एक बार प्लस ले लीजिए, तो माइनस बी प्लस 0, तो माइनस बी, तथा जब माइनस 0 लूँगा तो प्लस लो चाहे माइनस लो, उसकी वैल्यू तो वही रोनी है माइनस b/2a। 2 बराबर मूल, देखो एक माइनस b/2a, दूसरा भी माइनस b/2a, इक्वल हो गए, बराबर मूल निकल गए। अर्थात क्या निकले, माइनस बी की वैल्यू क्या है, ये है, तो माइनस और माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a मीन्स 3, तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हो गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू 3, 2 से 2 कट गया, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3। तो जो रूट्स आए वो आए इक्वल रूट्स आ गए। ठीक है ना, मूल क्या हो गए, इक्वल। मूलों को ज्ञात कीजिए, बराबर मूल क्या क्या हो गए, बराबर मूल, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट क्या है, माइनस b/2a माइनस b/2a, मतलब, और माइनस b/2a की वैल्यू ये है, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3 तथा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3 एंड 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3 इक्वल हो गए। इसको आप दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, या 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3 को क्या लिख दूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया, इससे ये कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 व 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो या तो रूट्स ये लिखो, या तो मूलों को ये लिखिए, 2 मूल ये हैं या ये हैं, दोनों एक ही बात है। 2 इक्वल रूट्स आपके या तो ये हैं या ये हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, दोनों एक ही हैं, ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो। ठीक है, तो इस रूप में क्वेश्चन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए